اردو ہے جس کا نام، ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ قرۃ العین حیدر، آگ کا دریا اور محمود فاروقی۔ بحوالہ قرۃ العین حیدر کے دو کردار از محمود فاروقی۔ ایک تنقیدی مقالہ۔ یہ عشق نہیں آساں، اتنا ہی سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ پانچویں قسط۔ آواز و پیشکش مشہود فاروقی۔ قرۃ العین حیدر کے دو کردار۔ کمال نے ان سے کہا، میں نے آخر کس کا قصور کیا ہے؟ افغانوں اور مغلوں کے جھگڑوں سے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن شیر خاں کے اجٹ سپاہی یہ سب کہاں سمجھ سکتے تھے؟ انہوں نے اسے زور سے دھکا دے کر گرا دیا، وہ اپنی دہلیز پر گر پڑا، منہ سے خون کی ندی بہہ گئی اور وہ اسی طرح سسکتے رہنے کے بعد پڑا پڑا خاموشی سے ختم ہو گیا۔ مجھے شخصیت کی تلاش تھی، کیا میں ابو المنصور کمال الدین بن جاؤں؟ ایک شکست خوردہ وجود، ایک ہارا ہوا انسان، ایک مسخ شدہ شخصیت جس کا اندرون پارا پارا ہو چکا ہے۔ 200 صفحے کے بعد ناول نگار کا قلم ایک تیسرے باب کو کھٹکھٹانے لگا ہے، جہاں اجنبی ملکوں کے سفید فام تاجر بنگال کی سرزمین میں اپنے قدم جما رہے ہیں، اور ناول کا تیسرا کردار سرل ایشلے پس منظر میں ابھر رہا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ اس تیسرے دور میں ناول نگار کے ذہن کا ہم سفر بنا جائے، ضروری معلوم ہو رہا ہے کہ اس فنی برتاؤ کا جائزہ لے لیا جائے جو پہلے دو عہد کی کردار نگاری میں قرۃ العین حیدر کے قلم سے ظاہر ہوا ہے۔ بیشتر تخلیقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان کے آغاز میں فن کا وہ رچاؤ نہیں ہوتا جو بتدریج بڑھتے بڑھتے اختتام پر اپنے نقطہ عروج کو پہنچ جاتا ہے، لیکن قرۃ العین حیدر کا یہ ضخیم فنی تجربہ ان کے انداز تحریر کی طرح کچھ منفرد اور انوکھا ہی نظر آیا۔ آگ کا دریا اپنے بہاؤ کے پہلے مرحلے میں جس اٹھان، جس گہرائی اور جس نازک قرامی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ بعد کے حصوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ بتدریج اس کی روانی گھٹتی چلی گئی ہے، آخری حصے میں تو وہ بالکل سپاٹ اور اتھلا ہو کر رہ گیا ہے، نہ موج ہے نہ اس کا قرام، کہیں کہیں فن کی لہر ابھر آتی ہے، اور بس انہی دو حصوں کو لے لیجئے۔ گوتم کے عہد کی دلکش عکاسی کے بعد کمال کے عہد کی تصویر کتنی بے رنگ اور پھیکی پھیکی سی دکھائی دیتی ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بڑا بھاری سوال ہے قرۃ العین حیدر۔ گوتم نیلمبر کی کامیاب مشاہدگی کے بعد
अबुल मंसूर कमालुद्दीन का मुरक्का खींचते हुए तुम्हारा कलम फीका क्यों पड़ गया? अगर दोनों हिस्सों का चंद पहलुओं से मवाजना कर लिया जाए तो इस सवाल का सही सही अंदाजा हो जाता है। जैसा मैं कह आया हूं, गौतम की शख्सियत बड़ी बुलंद क़ामत और बावक़ार शख्सियत है। इसके इल्म व इदराक में बड़ी गहराई, इसके फ़िक्र व ख़याल में बड़ी वक़्त, उसके जज्बा व एहसास में बड़ा ठहराव और हरकत व अमल में बड़ा तवाज़ुन मिलता है। उसके गिर्द व पेश में बड़ी सुंदरता फैली हुई है। यहाँ तक कि जब वो अपने ब्रह्मचार्य आदर्श से बहक कर मंडप में चंपक के साथ टांडू नाच के मुख्तलिफ रस दिखाने लगता है तो भी उसके किरदार की अजमत में फर्क नहीं आता और वो महज एक नट और चंपक एक नर्तकी नहीं बन जाते, बल्कि नाविल निगार गौरी और शंकर के मुकद्दस नामों के सहारे उनकी अजमत को संभाल लेती हैं। इससे पहले जब गौतम और चंपक मिलते हैं तो वो चंपक से अपने दिल की बात फटे मुंह नहीं कहता, बल्कि जब इससे चंपक ने सवाल किया, लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो, क्या बात है? तो नाविल निगार उसकी तर्जुमानी करते हुए उसके किरदार को कितना ऊंचा ले जाती है। इजहार उसे महसूस हुआ वो इजहार नहीं कर सकता। सारे इजहार का एक मकसद है जो इजहार से मावरा है। मैं क्या कहना चाहता हूं? चलो मैं तुम्हें अपनी तस्वीरें दिखाऊं। इक़फ़ा, ज़ब्त, बर्दाश्त और झिझक दिल के लगाव और मन की चाह को ख्वाहिश और हवस की तरह उथला नहीं रहने देते। वो इसमें इश्क की सोजो सास को भर देते हैं, इसमें गहराई और गहराई पैदा कर देते हैं और जज्बा महज एक फितरी और तबई तकाजा नहीं रह जाता, बल्कि इसमें एक मावराई कैफ व सुरूर और उलूही कैफियत पैदा हो जाती है जो विसाल की निस्बत फिराक से जिला पाती है। जज्ब व इंजज़ाब के बजाय दूरी व महरूमी से परवान चढ़ती है। यही वो कैफियत है जो गौतम के किरदार में ईसार, ज़ब्त नफ्स, शांति और पवित्रता पैदा कर रही है। गौतम के किरदार की पाकीज़गी का मुकाम वो है जब वो चंद्रगुप्त की राजधानी पाटलिपुत्र में रंगभवी के अंदर बहरूप दिखा रहा था तो तमाशाइयों की सफ़ों में बड़े इंतजार और बड़ी तलाश के बाद चंपक अचानक नजर आ गई। उसकी मांग में सिंदूर था, पैरों में सुर्ख मेहंदी और गोद में छोटा सा बच्चा। उसने इस समय क्या किया? देखिए, कुरतुलैन हैदर के कलम ने कितना तकद्दुस और कितनी मासूमियत उसको बख्श दी है। और आन की आन में वो दूसरे किनारे पर पहुंच गया, क्योंकि पहले वो मुकद्दस थी, अब मुकद्दस्तर हो चुकी थी। वो मां बन चुकी थी और अब यक बयक उस पर इंकशाफ हुआ। शक्षिला, दमयंती और सीता कैसी लग रही होंगी, कैसी लगती होंगी। वो संभल कर फिर अदाकारी में मसरूफ हो गया और जब खेल खत्म होने पर एक दासी ने उसे चंपक का बुलावा सुनाया तो उसने जवाब दिया, अपनी रानी से कहो जो जागता है उसे एक दिन नींद आ जाती है और जो सोता है
वो एक रोज जाग उठता है। उन लोगों की तरफ देखो जो बराबर जागते रहते हैं। इनसे कहना अब मैं भी जाग रहा हूं और अब कोई शय मेरे रास्ते में नहीं आ सकती। और उनसे ये भी कहना कि क्या वो भूल गई पतिव्रता औरत के लिए दूसरे मर्द साय के समान है। अब तुम जा सकती हो। और यहां नाविल निगार ने गौतम के बारे में चंपक को कितनी ऊंची राय कायम करने का मौका दिया है। वो आप ही आप चुपके चुपके आंसू पीती रही। एक शख्स ने दुनिया त्यागी, फिर भी उसकी याद दिल से न हटा सका। वो हरि शंकर था। एक शख्स ने उसकी याद से बचने के लिए त्याग के बजाय दुनिया में पनाह ढूंढी और फिर भी विरागी रहा। गो जाहिर में मुकम्मल दुनियादार बना। वो गौतम नीलंबर था। गौतम नीलंबर के किरदार की बड़ाई उसके अंदरून की सालमियत पर है। उसका जाहिर जीवन की पगडंडियों पर उड़ने वाली गर्द से मैला जरूर हुआ है, लेकिन उसका बातिन हंस के परों की तरह उजला उजला, शफाफ और मरबूत है। चुनाचे जब चंपक से सामना होने के बाद वो पाटलिपुत्र से निकल भागता है और अयोध्या का रुख करता है, तो कुरतुलैन हैदर उसे ऋग्वेद की एक हम्द याद दिला देती हैं, जो मौत से कुछ पहले उसके ज़हनी उलू और उसकी खुदी की भरपूर इजहार की दलालत करती है। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि हमारे मुनफरिद और पुर असर पैगामात आप तक पहुंचते रहें। और अगर लाइक करें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। किरण किरण उजाला